नमस्कार साथियों। आज यूपी पीसीएस के 2012 के साइंस और साइंस टेक के 21 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आए हुए थे उनको कंप्लीट किया गया है। 2010 और 2011 के 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं। पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में रोक दिए गए हों और सूची सेकंड में किसके कारण होते हैं ये देखना है। ए प्लेग, बी एड्स, सी गंजापन, डी मलेरिया। तो प्लेग जो होता है हमारा यह जीवाणु के कारण होता है। प्लेग जो है जीवाणु से होता है। एड्स विषाणु के द्वारा होता है। गंजापन कवक, कवक दे या फंजाई दे या फफूंद दे। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन देगा तो आप सही करेंगे। और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो आइए वन बाय वन हम एक एक बीमारी के बारे में देखते हैं। प्लेग जो है एक बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। यह एक जूनोटिक बीमारी है। प्लेग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ब्यूबोनिक और न्यूमोनिक। ब्यूमोनिक और न्यूमोनिक। ब्यूमोनिक जो होता है जो चूहे या छोटे स्तनधारियों जैसे कि पिस्सुओं के काटने से होता है। और न्यूमोनिक जो होता है जो प्लेग से संक्रमित मरीज हैं उनके छींकने से, खांसने से या सांस लेने से फैलता है। एड्स की बात करें तो एड्स एक वायरस जनित रोग है जो मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। और गंजापन जो कि फफूंद, फंगस या कवक के कारण होता है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है जिसका वाहक जो है मादा एनाफिलीज मच्छर है। प्रश्न नंबर सेकंड है, वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया? ए खुरपका मुंहपका रोग के लिए, बी रिंडरपेस्ट के लिए, सी रेबीज के लिए, डी काउपॉक्स के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी रिंडरपेस्ट के लिए। रिंडरपेस्ट जो बीमारी है ये 1980 के दशक में सबसे पहले अफ्रीका में दिखाई दी, जिस कारण वहाँ के लगभग 80 से 90% जो दुधारू पशु थे उनकी मौत हो गई। और खुरपका या मुंह पका रोग है जो खुर वाले पशु होते हैं जैसे कि गाय, भैंस, घोड़े, इन सभी में संक्रामक और घातक विषाणु जनित रोग है। और रेबीज जो है ये एक जूनोटिक बीमारी है जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। काउपॉक्स जो है यह एक संक्रमण बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। और काउपॉक्स का वायरस भी जूनोटिक है। यह वायरस जो है काउपॉक्स वायरस जो है पहली बार गायों में पाया गया था, इसलिए इसका नाम काउपॉक्स पड़ा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, या सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा डी नाइट्रोजन जो है हरित गृह गैस नहीं है। और अगर पूछ ले कौन कौन सी हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, जल वाष्प, ये सब जो हैं हरित गृह गैसें हैं। इनसे रिलेटेड लगभग अभी 2019 के पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था। मोस्टली आते ही रहते हैं तो इनको एक बार क्लियर करके याद कर लीजिए तो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? ए सैद्धांतिक भौतिकी, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी लेजर भौतिकी, डी अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। होमी भाभा पुरस्कार जो है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए दिया जाता है। और होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे जिनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। 30 अक्टूबर 1909 को इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ए स्वतः विकिरण, बी वर्ण विक्षेपित विकिरण, या सी प्रकीर्ण विकिरण, या डी उच्छिप्त विकिरण। तो इसका राइट आंसर होगा डी उच्छिप्त विकिरण।
डी इज ए राइट आंसर, यानी कि उच्छिप्त विकिरण। लेजर जो है एक ऐसी युक्ति है जो कि प्रेरित उत्सर्जन के माध्यम से प्रकाश को उत्सर्जित करता है। परमाणु की सक्रिय अवस्था में, परमाणु की जब सक्रिय अवस्था होती है, जब कोई निश्चित ऊर्जा का फोटॉन उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है निम्नलिखित ऊर्जा स्तरों में लौट आता है तथा उस फोटॉन के बराबर ऊर्जा को फोटॉन उत्सर्जित करता है। इसे ही उत्दीप्त उत्सर्जन या स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। प्रश्न नंबर है 6, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ए वाटसन तथा क्रिक ने, बी फिशरत था या हाल्डानी ने, या सी लैमार्क तथा डार्विन ने, डी ह्यूगो डी ब्रिज में। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाटसन तथा क्रिक ने। तो डीएनए का द्विहेलिक्स या डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तावित किया था। इसमें डीएनए की न्यूक्लिक एसिड के दोहरे फंसे अणुओं द्वारा बनाई गई एक संरचना को प्रतिपादित किया था, जिससे यह जानकारी होती है कि डबल हेलिक्स ने आधार युग्मन को स्पष्ट कर दिया है, जिसके द्वारा आनुवांशिक जानकारी को जीवित जीवों में संग्रहित व कॉपी किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कुछ वायु प्रदूषक दिए गए हैं और उनके द्वारा मानव के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं ये पूछा गया। ए है एब्सिस्ट धूल, बी सीसा, सी पारा, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एस्बेस्टस धूल के द्वारा फेफड़ा प्रभावित होता है और सीसा के द्वारा उदर, जिसे कि पेट भी कहते हैं, और पारा के द्वारा रक्त धाराएं, और कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 8 है, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल जो है ठंडा रहता है? ए द्रवण, बी वाष्पीकरण, सी उदरोपादन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि वाष्पीकरण। मिट्टी के घड़े में क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर निकलता रहता है तथा घड़े की जो सतह होती है वह गीली रहती है और इस पानी को वाष्पोत्सर्जन होने के कारण घड़े की जो सतह हो जाती है वह ठंडी हो जाती है, जिससे घड़े में रखा जो पानी होता है वह ठंडा होता है। अक्सर देखेंगे कि घड़े में जब पानी डालो तो मतलब वह ज़्यादा पानी सोखता भी है, तो वही सोखने के कारण उसमें पानी की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 9 है, MRI निम्नलिखित में से क्या है? ए मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन, बी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, डी मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन। तो सी इज ए राइट आंसर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सी इज ए राइट आंसर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है MRI का पूर्ण रूप होता है। इसके द्वारा MRI के द्वारा शरीर के अंदर की हम विस्तृत छवियों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, सिम का पूरा स्वरूप क्या है? ए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, बी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, या सी सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, डी सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका राइट आंसर होगा ए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। प्रश्न नंबर 11 है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ए प्लेटलेट्स की, बी हीमोग्लोबिन की, सी शर्करा की, या डी जल की। तो इसका राइट आंसर होगा ए प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार के दौरान क्या होता है कि मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इस अवस्था में डेंगू बुखार जो होता है वह जानलेवा हो सकता है, जानलेवा हो जाता है। यह एक संक्रमण है जो कि डेंगू वायरस के कारण होता है और डेंगू जो है मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है।
डेंगू जो होता है वह रक्त स्रावी बुखार है, जिसके कारण क्या होता है, प्लेटलेट्स का स्तर बहुत कम हो जाता है। प्रश्न नंबर है 12, दूध का जो धवल रंग है वह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए लैक्टोस, बी एल्बुमिन, सी कैरोटीन या डी कैसीन। तो इसका राइट आंसर होगा डी कैसीन। दूध का जो सफ़ेद रंग या धवल रंग जो है वो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है, और ये जो इसका वाइट कलर होता है वो जो दूध में उपस्थित वसा होती है वह भी सफ़ेद होती है, उसी के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। जिसमें जितनी वसा होगी वो दूध उतना ही ज़्यादा सफ़ेद होगा। इसी कारण देखेंगे कि जो भैंस का दूध होता है वह गाय के दूध की अपेक्षा अधिक सफ़ेद होता है, क्योंकि उसमें वसा अधिक मात्रा में होती है। प्रश्न नंबर है 13, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? ए गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, बी कुंडली में घर्षण होता है, सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या डी लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। दोलन करता हुआ जब एक लोलक एक बिंदु पर जितने समय बाद वापस आता है उसे लोलक का आवर्त काल कहा जाता है। और लोलक का जो आवर्त काल होता है वो एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि केवल लोलक की लंबाई और गुरुत्व जनित त्वरण के स्थानीय मान पर निर्भर करता है। इसी कारण क्या होता है, गर्मियों में लोलक जो घड़ियां जो होती हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 14 है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? ए विटामिन का, बी हार्मोन का, सी प्रोटीन का या डी एंजाइम का। तो फंक ने किसकी खोज की थी यानी किसका आविष्कार किया था? तो ए विटामिन का। फंक जो कि एक पोलिश बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने विटामिन की खोज की, और उन्होंने 1912 में कम से कम 4 विटामिन के अस्तित्व को प्रस्ताव दिया था, जिनमें से एंटी बेरीबेरी, एंटी स्कर्वी, एंटी प्लेग्रिक और एंटी रिकेट्स शामिल हैं। हार्मोन की खोज की बात करें तो इसकी खोज 31 मार्च 1905 को ब्रिटिश फिजिशियन E.H. स्टर्लिंग ने की थी, जो कि ब्रिटिश फिजिशियन थे। E.H. स्टर्लिंग ने 31 मार्च 1905 को की थी। प्रश्न नंबर 15 है, मृग मरीचिका का कारण है? ए प्रकाश का व्यतिकरण, बी प्रकाश विवर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवण या डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रायः गर्मियों में क्या देखा जाता है कि दोपहर में जब आप रेगिस्तान में कभी यात्रा करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि यात्रियों को कुछ दूरी पर जैसे पानी होने का भ्रम हो जाता है। इसे रेगिस्तान की मृग मरीचिका कहते हैं। मरुस्थल की भूमि जो होती है वह गर्मी के कारण अधिक गर्म हो जाती है, जिसके कारण धरातल के पास हवा की गर्म परतें विरल हो जाती हैं, किंतु ऊपरी जो परतें होती हैं वह ठंडी होने के कारण सघन हो जाती हैं, जिसके कारण किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसे कि मृग मरीचिका कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, पराश्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बी 10,000 हर्ट्ज से अधिक, सी 1,000 हर्ट्ज से अधिक या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अवश्रव्य तथा पराश्रव तरंगों को हम सुन नहीं पाते हैं। कौन कौन से? तो अवश्रव्य और पराश्रव्य। अवश्रव्य जो होती हैं तरंगों की फ्रीक्वेंसी जो होती है आवृत्ति वो श्रव्य तरंगों से कम तथा पराश्रव तरंगों की आवृत्ति श्रव्य तरंगों से अधिक होती है। इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसके कारण मनुष्य इन्हें सुन नहीं सकता, जबकि कुत्ता, बिल्ली व चमगादड़ जो हैं इन्हें सुन सकते हैं। प्रश्न नंबर है 17,
कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? ए सीपीयू, बी कीबोर्ड, सी डिस्क या डी प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वह सीपीयू होता है, जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। विश्व का पहला प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने वर्ष 1970 में बनाया था। सीपीयू जो है वह सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर से आने वाले संकेतों का पालन करता है और उन्हें नियंत्रित करता है। इसे मुख्य दो भागों में विभक्त किया गया, एक अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट व दूसरा कंट्रोल यूनिट। प्रश्न नंबर 18, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? ए लोहा, बी तांबा, सी मैग्नीशियम या डी मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर होगा सी मैग्नीशियम। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। पर्णहरित जो कि पत्तों के हरे रंग का कारण होता है, यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसका गठन जो है कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन व मैग्नीशियम तत्वों से बना होता है। प्रश्न नंबर है 19, जब बर्फ पिघलती है तब ए आयतन बढ़ता है, बी आयतन घटता है, सी द्रव्यमान बढ़ता है या डी द्रव्यमान घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का जो घनत्व होता है वह अधिक होता है, अतः जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन जो होता है वह घटता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व महत्तम होता है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर इससे कम घनत्व होता है, जिसके कारण जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। प्रश्न नंबर है 20, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है ए आयाम से, बी तरंग दैर्ध्य से, सी तीव्रता से या डी वेग से। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिसकी चमक जो है उसकी तीव्रता से तथा रंग जो है तरंग दैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होता है। प्रकाश का प्रमुख कण जो होता है वह फोटॉन होता है तथा प्रकाश की तीव्रता जो है वह चमक से संबंधित होती है। प्रश्न नंबर है 21 जो कि लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ए त्रिशूल सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र, बी पृथ्वी सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र, सी नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र और डी पिनाका हल्का वायु युद्धक। तो इसका राइट आंसर होगा नाग। पूछा है कि कौन सा सुमेलित है, तो सी इज ए राइट आंसर, नाग जो कि प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। नाग जो है एक तीसरी पीढ़ी का भारत के द्वारा स्वदेशी निर्मित टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है। यह उन 5 मिसाइल प्रणालियों में से है जो कि डीआरडीओ के द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित की गई है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पटना यानी पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग, ए से आकाश। इसका तो राइट आंसर हो गया सी। अब देखेंगे त्रिशूल क्या है। तो त्रिशूल जो है कम दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई थी। और पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी यह भी जो है IGMDB के तहत निर्मित भारत की पहली स्वदेशी निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल है।
और यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि एकल चरण, इसमें मतलब 2 इंजन और तरल ईंधन के द्वारा संचालित की जाती है। पिनाका की बात करें तो यह एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जिसे कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर है सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।